Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our topic केमिकल काइनेटिक। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक, फोर्थ चैप्टर, जो 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर 3-4 होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो केमिकल काइनेटिक, पहले हम उसका थोड़ा बहुत बेस देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 धीरे धीरे उसका 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री by its very nature is concentration with change substance with will defined properties are converted by chemical reaction into other substance with different properties for any chemical reaction. Chemists try to find out, वो कहते हैं कि केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि सब्सटेंस में से प्रॉपर्टी कन्वर्ट होती है। जब सब्सटेंस में से प्रॉपर्टी कन्वर्ट होती है तो सब रिएक्शन अलग अलग टाइम पे चेंज होती है, मतलब अलग अलग टाइम पे होती है। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग टाइम लेती है। हर एक रिएक्शन है वो एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे कंप्लीट नहीं होती। उसके कुछ रूल्स है कि किस तरह से रिएक्शन होती है। तो फिजिबल ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच कैन प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। हम कोई भी रिएक्शन जब होती है तब उसमें थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी, एनर्जी, डेल्टा एच, इन सब में चेंजेस होता है। कोई में चेंजेस ज़्यादा होता है, कोई में चेंजेस कम होता है, तो ये सब चेंजेस होता रहता है। फिर इसके बाद देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी ये रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर कितना लिए उन पे भी डिपेंड करते। तो विच रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमिन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो बीच में इक्विलिब्रियम भी होता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है तो कितने टाइम पे कंप्लीट होगी, वो भी कितना टाइम टेकन कितना होता है रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम बनने में, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस करने में टाइम कितना लेगा। इन सब का स्टडी केमिकल काइनेटिक में हमें होगा। हम जानते कितनी सारी हमारे आसपास की रिएक्शन होती है जो केमिकल काइनेटिक के बेस पे करती होती है, बट हम जानते नहीं। जैसे कि हम 1-2 एग्जाम्पल ले लें कि कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उसका रेट है वो कितनी फास्ट होती है, कितनी स्लो होती है रिएक्शन, उस पर डिपेंड करता है। केमिकल रिएक्शन कैसे फास्ट होती है या स्लो होती है उस पर डिपेंड करता है। Along with feasibility and extent, it is equally important to know the rate and the factor controlling the rate of chemical reaction for its complete under. For example, which parameters determine the rapidly food, जब हम फूड है वो स्पॉइल होता है, फूड स्पॉइल होता है तो वो कितनी जल्दी होगा। हम जानते हैं गर्मियों की सीज़न में फूड स्पॉइल जल्दी हो जाता है, ठंडी में थोड़ा कम फूड स्पॉइल होता है। उसी तरह हम आगे देखें तो जब हम दांतों की, मतलब अपने टीथ की कोई सर्जरी करवाते या कुछ फिलिंग करवाते, उसमें गैप हो गए तो फिलिंग जो करते हैं तो फिल के लिए जो वो कंपाउंड को यूज़ करते हैं, मटेरियल को यूज़ करते हैं, वो कितनी देर में स्टेबल होगा, ये सब है वो केमिकल काइनेटिक में होगा। वो रेट रिएक्शन, ये सब रेट रिएक्शन में ही होता है कि उसका रेट कौन सा है। फिर हम देखें कि इंजन ऑयल को हम यूज़ करते हैं मशीन में, तो इंजन ऑयल कितनी देर तक काम करता रहेगा हमारी ऑटो इंजन में, कब तक वो बर्न धीरे धीरे होगा, कभी बर्न फास्ट होता है, तो हमारा इंजन जो कैसा बना है उन पे डिपेंड करता है। सो द स्टडी ऑफ रिएक्शन, the study of reaction rates and their mechanism is called chemical kinetic. केमिकल काइनेटिक मतलब पूरी रिएक्शन को स्टडी करते हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसका रेट्स क्या है, इज नोन इज केमिकल काइनेटिक्स। ये इसकी
डेफिनेशन है। केमिकल काइनेटिक्स ये वर्ड ग्रीक में से लिया है, जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट करना है, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम कितनी सारी ऐसी रिएक्शन को देखेंगे जो हमें पता ही नहीं, जैसे ग्रेफाइट में से हीरा, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं, कैसे कन्वर्ट हमें तो पता ही नहीं, बट बहुत साल बाद ये कन्वर्ट होते हैं। तो धीरे धीरे चेंजेस होता है, कोई फास्ट रैपिडली होता है, कोई स्लोली चेंजेस होता है, उस तरह से। बट केमिकल रिएक्शन है किस पे डिपेंड करते हैं, उस पर कौन सा फैक्टर है जो उस पर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक, ये इस चैप्टर में हम पूरा यही पढ़ने वाले हैं कि जो रिएक्शन हमारी है वो कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका रेट्स क्या है, और उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करते हैं, फिर टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं, प्रेशर अफेक्ट करते हैं, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेलाइज। तो ये 1 मार्क्स में पूछते, इनमें से कोई एक चेंज करके पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो पूरी हमारी रिएक्शन हो रही है, इन पे ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके आगे हम जाते हैं कि हमें मतलब एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, धीरे धीरे 1 बाय 1 एक टॉपिक हम समझते जाते हैं। तो एक पहला टॉपिक हमारा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आज ले। सम रिएक्शन सच एज आयोनिक रिएक्शन, बराबर है। मैंने अभी बोला कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते, तो कोई एग्जाम्पल में एक ऐसा ले लेते जो फास्ट रिएक्ट करता है, जैसे कि फास्ट रिएक्शन में हम लैब में कर चुके हैं, तो वो रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl को हम मिक्स करते, तुरंत ही रिएक्ट करता है, ये फास्ट रिएक्शन का है। तो उसमें बन जाता है AgCl जो वाइट कलर का PPT देता है, और NaNO3। तो ये बहुत स्पीड वाला रिएक्शन है। तो ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे हम जान के सुक्रोज का इन्वर्स होना, मतलब इन्वर्जन होना, 10 शुगर बनना, फिर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो बहुत स्लोली हो रही है, जैसे कि हम ऐसा माने कि पेट्रोलियम बनना, जो ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम बन रहा है, कोक बन रहा है, ये सब क्रूड ऑयल बन रहा है, वो बहुत लंबे साल तक चलती है। तो ये बहुत स्लो चलने वाली रिएक्शन है, तो वो मिडल वाली रिएक्शन भी है। ये जो बताई वो फास्ट रिएक्शन है। तो केन शुगर बनना है, वो थोड़ी मिडल वाले रिएक्शन के, धीरे धीरे उसमें चेंज होता है। और पेट्रोलियम वाला ये सब है, तो ये नेचुरल गैस, ये बहुत लंबे सालों तक चलने वाली रिएक्शन है। तो रिएक्शन रेट क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है, कैसे होता है, ये इस पूरे चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले। धीरे धीरे हम 1 बाय 1 उसको देखते जाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलते हैं ये जान लेते हैं। चलो इसके आगे हमने 1-2 एग्जाम्पल ले लिए, उसके बाद द रेट ऑफ, हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्शन में सबसे पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं जिसको हम R कहते हैं, और फिर प्रोडक्ट बनती है जिसको हम P कहते हैं। हम जानते हैं स्टार्टिंग में जो ये रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होती है। ये सबसे ज़्यादा और प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। धीरे धीरे टाइम होता जाता है, मान लो ये T टाइम, मतलब T1 टाइम है, T2 टाइम है, मतलब स्टार्टिंग में T0 टाइम पे ये सबसे ज़्यादा है, और ये सबसे मतलब ये ज़ीरो है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, ये है बहुत कम होती जाती है, मतलब रिएक्टेंट है वो यूज़ होता जाता है तो वो कम होता जाता है, और प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो एक से एक रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन हो रही है RP, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बना, तो सबसे पहले हम उसका रेट निकालने के लिए क्या करें, तो R में से P बनने के लिए टाइम लिया है उन्होंने, T टाइम लिया है।
टाइम टेक ए टाइम टी टाइम उन्होंने लिया है। सबसे पहले हम देखें तो मान लो कि T1 टाइम पे, T1 टाइम मतलब कुछ टाइम बाद T1 टाइम पे जब ये रिएक्टेंट है वो कम होता गया, मतलब यूज़ होता गया, तो वो R1 हो गया, और प्रोडक्ट है वो बनती गई तो वो क्या हो गई, P1 हो गई। अब T2 टाइम, थोड़े टाइम बाद हमने फिर से उसको मेज़र किया कि कितना बना, तो ये है और ज़्यादा यूज़ होती गई, उनमें से प्रोडक्ट बनता गया, तो ये R2 बन गया और ये हो गया P2 बन गया। ये जो केमिकल रिएक्शन ये है 12th में, इसके मतलब इस साल हमारे प्रैक्टिकल में भी ये सब आने वाले हैं। हमारे 3-4 प्रैक्टिकल है ये इस टाइप के केमिकल काइनेटिक के। तो हम इसको कॉन्सेंट्रेट हम जब लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन दिखाने के लिए हम इसको ब्रैकेट में लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट में। सो टाइम हमने कितना लिया, टाइम का डिफरेंस निकालना है तो हम लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब लास्ट में से इनिशियल स्टार्टिंग का माइनस करेंगे। अब हम प्रोडक्ट का भी निकालते हैं और रिएक्टेंट का भी निकालते हैं, तो रिएक्टेंट का डेल्टा आर लेना है, तो डेल्टा आर इक्वल टू R2 माइनस R1। अब उसमें भी कितना बाकी रहा और कितना था, वो दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले ये जो आज जो हो रहा है वो स्टार्टिंग बेस है ये, तो ये अगर समझ में आ गया तो आगे का पूरा धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, मतलब इजी रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो आपको बहुत अच्छे से करना है। डेल्टा पी डिफरेंस, तो P2 माइनस P1, ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हैं। चलो हम जानते हैं कि धीरे धीरे रेट R है वो कम होता जा रहा है, तो उसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट का क्या लिखेंगे, तो कि उसका तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज को हम कैसे दिखाएंगे, माइनस थ्रू, तो माइनस R अपॉन डेल्टा टी, उसको माइनस थ्रू दिखाएंगे। और रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो वो तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन। सो वो तो प्लस आएगा डेल्टा पी, क्योंकि वो तो बढ़ रहा है डेल्टा टी। बट इसको हम एवरेज लिख सकते, क्यों एवरेज, क्योंकि हम T1 T2 दो T3 T4 उसका भी ले सकते हैं, T3 T5, मतलब जितने टाइम का हम निकालें, जैसे 5 मिनट के बाद का हमने डिफरेंस लेना है, 10 मिनट के बाद का डिफरेंस लेना है, तो सबके बीच का हम डिफरेंस ले सकते हैं। मान लो 5 मिनट्स के बीच का हमने डिफरेंस लेना है, ये सब प्रैक्टिकल में है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस ले सकते हैं, इनके बीच का, ये टाइम हमने लिया। तो जो हमें ये डेल्टा मिलेगा उसको हम एवरेज बोलेंगे, उन सब का लेंगे और फिर उसकी एवरेज निकालेंगे, तभी हमें रेट मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं क्रिकेट और कोई भी हम ऐसे स्पोर्ट्स लेते, फिर हम गाड़ी चलाए, तो उसमें भी हम एवरेज निकालते, एवरेज एक साथ निकलता है, तो ये एवरेज हम उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे। तो एवरेज रेट मतलब डेल्टा आर है उसको हम एवरेज लिखेंगे, और डेल्टा पी को अब हम एवरेज लिखेंगे, क्योंकि उसमें उसका एवरेज। मान लो उसको अगर हमें प्लॉटिंग से लेना है, चलो प्लॉटिंग भी कर देते हैं। मान लो प्लॉटिंग से लेना है, दोनों की प्लॉटिंग कर देते हैं, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट दोनों की। हम जानते यहाँ पे टाइम ले रही हूँ दोनों में, यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये लिया, ये रिएक्टेंट का, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का लिया। हम जानते हैं स्टार्टिंग में जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब सिर्फ हमारे ये ज़ीरो हमारे पास रिएक्शन होगा,
रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट ये सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ तक हमने लिया है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ 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 वो कम होता गया, ये हो गया। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, और टाइम जैसे टाइम लेते जाएंगे, टाइम बढ़ता जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट बनता गया। तो वो सबसे पहले ये बहुत समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना कि हमने ये ग्राफ कैसे लिया। बहुत इजी है, तो हमने इस तरह से लिया। फिर मान लो यहाँ पे T1 टाइम है, तो ये T1 टाइम पे हमारा रिएक्टेंट कितना था ये ले सकते हैं, तो यहाँ पे R1 लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे T2 टाइम है, तो T2 टाइम पे हमारा रिएक्टेंट क्या था वो ले सकते हैं। उसी तरह मान लो यहाँ पे R लिया है, तो R पे हमारा कितना था, तो R। हम इसका स्लोप भी बहुत इजी तरह से निकाल सके। मान लो यहाँ पे मैंने स्लोप ले लिया इस तरह से एक, तो हम इसका स्लोप भी निकाल सकते, इन दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस, तो दिस इज स्लोप। स्लोप से हम इंस्टेंट ले सकते हैं। जो यहाँ पे आर एवरेज हमें जो मिलेगा वो डी आर, वो डी कहाँ से आया कैसा है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, या तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्लोप। तो स्लोप से हम तुरंत उसका रेट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो आया आर एवरेज, ये तो डेल्टा माइनस डेल्टा टी अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये तो ये हमारा यहाँ से स्लोप भी मिल सकता है और यहाँ से एवरेज भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमारा। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे T1 टाइम पे हम ले तो हमारा प्रोडक्ट कितना बना था, इतना। अब T2 टाइम पे ले तो हमारा प्रोडक्ट कितना बना था, इतना। कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो T टाइम ये ले T3 ऐसे ले। मान लो ये T टाइम है, तो T टाइम पे हमारा कितना बना था, इतना बना। तो यहाँ पे भी हम एक स्लोप ले सकते, मान लो यहाँ पे एक स्लोप लिया है ऐसे, तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये टाइम का डिफरेंस, यहाँ से टाइम का डिफरेंस, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमारी जो प्रोडक्ट बनी उनका डिफरेंस। तो अगर स्लोप ले रहे तो स्लोप में इंस्टेंट मिलेगा, तो माइनस डी पी अपॉन डी टी, ये स्लोप का है। सॉरी, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। माइनस क्यों, ये कम होता जा रहा है, ये प्लस आएगा क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका कैसे आएंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ऐसे हम डिफरेंस और रेट निकाल सकते। दिस इज आर एवरेज। तो ये रेट ऑफ एवरेज है, वो अमाउंट प्रोडक्ट का है और यहाँ पे अमाउंट है वो रिएक्टेंट का मिलेगा। अब उसका अगर यूनिट देखें तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मोल इन्वर्स लेते, मोल लीटर इन्वर्स लेते, और नीचे है टाइम टेकन सेकंड, तो पूरा हमारा आएगा मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, ये पूरा हमारा यूनिट आएगा। इसका यूनिट पूरा, इसका यूनिट ये आएगा, तो ये पूरा यूनिट मिलेगा हमें रेट का। कोई भी प्रोडक्ट और इसका रेट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड की जाती है, ये आज हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड की जाती है। अब इसके आगे हम एक एग्जाम्पल थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा।